हिंद आप सबों को। तो आज हम पढ़ रहे थे राज्य से साम्राज्य। हमारा टॉपिक कौन था? राज्य से साम्राज्य। हमने देखा कि एक नोट पे बने हुए शेर के निशान से हम एक कैसे स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्टोरी जो यह शेर की स्टोरी है। यह कहाँ से आई, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, इसका कितना लंबा स्टोरी है, इसके पीछे कितनी बड़ी हमारी संस्कृति है, इसको हमने जाना। इसके बाद हमने इनके बारे में पढ़ा और आज हम जानेंगे कि ये जो राजधानी में सम्राट बोल जो सम्राट होते थे, हमने सबसे पहले यह जाना कि राज्य से विकास होकर सम्राट साम्राज्य बना। राज्य से विकास होकर क्या बना? साम्राज्य बना। राज्य का डेवलप रूप साम्राज्य है। एक साम्राज्य के अंदर दो तीन राज्य आते थे और उसमें छोटे छोटे राजा शासन करते थे। वह राजा अक्सर राजा के ही पुत्र या कोई उनके रिश्तेदार होते थे। अब हम देखते हैं राजधानी में सम्राट। तो राजधानी में सम्राट यह एक रचना है। यह रचना किनकी है? मगस्थनीज की। मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज एक एक दार्शनिक था। दार्शनिक नहीं था, तीर्थयात्री था, जो दूसरे देश से भारत में भ्रमण करने आया था। किनके साथ आया था? राजदूत था। यहाँ देखिए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो उस जिस समय चंद्रगुप्त शासन कर रहे थे, चंद्रगुप्त के दरबार में, उस समय यूनान में सेल्यूकस निकेटर शासन कर रहा था। उसका राजदूत था मेगास्थनी। मेगास्थनी जो भारत में तीर्थयात्री के रूप में आया था, वो यहाँ भ्रमण करने आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। उसका क्या दिया? विवरण दिया। यहाँ हम उनके विवरण का कुछ अंश दे रहे हैं। उनके विवरण का कुछ अंश यहाँ पर लिखा गया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मैं उस समय की घटना, उस समय क्या जो जो मौर्यकालीन घटना है उसका वर्णन मिलता है। तो मेगास्थनीज ने देखा कि जब राजा पब्लिक के सामने आते हैं तो पब्लिक क्या करती है? बहुत ही हर्ष उल्लास से उनका स्वागत करती है। राजा शोभा यात्रा निकालते हैं। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। अब सोचिए कि वो हाथी पे क्यों सवार रहते थे? तो क्योंकि मगध है, मगध के आसपास बहुत ही घने जंगल थे, जिसमें बहुत ही हाथी होते थे। तो बोल रहा है कि जब हाथी होने के कारण ही क्या करते थे, वहां पे जब राजा निकलते थे तो उनके साथ सोने चांदियों से लदे हाथी भी उनके साथ, उनकी उनके जो झुंड होता था, उनका जो ग्रुप होता था उसके साथ निकलता था। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों की डालियों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। उन पेड़ की ले जाने का पर्पस क्या था? कि उस पे राजा के जो प्रशिक्षित कुछ तोते बैठे रहते थे, बहुत सारे तोते बैठे रहते थे, उस पे उन तोतों को प्रशिक्षण दिया जाता था। और जब आप देखते हो कि तोते को प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण मतलब सिखाया जाता है, तोते को जो हम सिखाते हैं वो अक्सर वह बोलते रहता है। जैसे ही राजा बाहर निकलते हुए थे तो उनके साथ उनके तोते भी निकलते थे और वह तोता बाहर में रट लगाते रहता था, राजा की का बखान करते रहता था। जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था, वो क्या करता था? सम्राट के चारों ओर चक्कर लगाते रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। जो राजा थे वो हथियारबंद महिलाओं के साथ से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनका खाना खाने से पहले खास नौकर उन खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। होता है कि जो राजा दशरथ थे वो लगातार 2 रात
एक ही कमरे में नहीं सोते थे, वो अपने कमरे को अक्सर हर दिन चेंज करते रहते थे। वो अपने कमरे को हर दिन चेंज करते रहते थे। और पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में क्या है? पाटलिपुत्र जो आज का आधुनिक पटना है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। जो मेगास्थनीज मेगास्थनीज ने लिखा, उसने कहा कि जो पाटलिपुत्र है वो बहुत ही विशाल और खूबसूरत नगर है। यहाँ पर विशाल प्राचीर, यह जो नगर है वो विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। प्राचीर का मतलब होता है दुर्ग या फिर दीवार। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। ये सब क्या से बने थे? कच्ची ईंटों से बने हुए थे। और जो उस समय के घर थे 2 से 3 मंजिल के घर थे। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था। काठ मतलब लकड़ी। राजा का महल लकड़ी से बना हुआ था, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। जिसे क्या से अलंकृत किया गया था? पत्थर की नक्काशी से। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। बोल रहा है कि यह चारों चारों तरफ के उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा हुआ था। जो राजा का उद्यान होता था उसमें बहुत सारी चिड़िया चिड़िया को अब जहाँ ज्यादा उद्यान होते हैं, पेड़ पौधे, वहां चिड़िया बसते ही हैं। राजा द्वारा खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? बोल रहा है कि जब राजा खाना, मगस्थनी ने लिखा है कि राजा खाना खाने खाता था, उससे पहले उस खाने को जो विशेष नौकर होता था वो चखता था। तो राजा को यह शक रहता था कि कोई हमारे खाने में कुछ मिला न दे जिससे राजा मर जाए, इसलिए राजा क्या करता था? पहले नौकर से उसे टेस्ट करवाता था। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था? बोल रहा है कि जो पाटलिपुत्र था, हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में, हड़प्पा संस्कृति में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तथा पाटलिपुत्र, इन सबों में क्या डिफरेंस है? आप इसे एक बार फिर से पढ़कर बताइएगा कि जो मोहनजोदड़ो था वह बहुत ही अच्छे तरीके से आर्ट उसका डिजाइन किया गया था। उसकी जो घरें थी, उसके जो रोड थे, उसके जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था। जो उस समय पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, उस समय पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। और जो राजा, जो मगध पाटलिपुत्र के राजा, वो जब दूसरी बार नगर का विकास हुआ, प्रारंभिक अवस्था में हड़प्पा का विकास हुआ था, हड़प्पा नगर का विकास हुआ था। दूसरी बार जब पाटलिपुत्र के समय नगरों का विकास हुआ, जब पाटलिपुत्र का विकास हुआ, जो यह पाटलिपुत्र, वाराणसी, उज्जैन, अवंती, ये सब जो थे, तो इस समय जो जो नगर बसे, जो उस समय का पाटलिपुत्र बहुत ही विकसित शहर, बहुत ही विशाल और खूबसूरत नगर था, लेकिन उसके जो घर थे वो क्या थे? लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब हम क्या पढ़ेंगे? अशोक जो पाटलिपुत्र पर शासन करता था वो क्या था? अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह सबसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। बोल रहा है कि जो अशोक है उसकी, वह एक उस समय का सबसे एकमात्र शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से, जैसे राजा जो बोलता है, तो जैसे आज हम, जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कुछ बोलते हैं तो हम टीवी पे सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन जब उस समय टीवी और या फिर मोबाइल या न्यूज़पेपर नहीं था, तो उस समय राजा, सबसे पहले अशोक ने यह सोचा कि हमने जो कहा वह हमारी प्रजा तक कैसे पहुंचाई जाए। तो उसने क्या किया? अभिलेख खुदवाए। अभिलेख मतलब क्या होता है? जो पत्थरों पे उकेरे जाते हैं, जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं, जो शिलाओं पे लिखे जाते हैं, जो
बड़े बड़े पिलर पे, जो पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ होते हैं उस पे लिखे जाते हैं, और जो पत्थरों के होते हैं उस पे लिखे जाते हैं। और वो किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अशोक के ज्यादातर अभिलेख अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के सबसे ज्यादा अभिलेख क्या में है? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। अशोक का कलिंग युद्ध। आप कलिंग आज आप उड़ीसा उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उसका प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। उड़ीसा जो आज उड़ीसा के नाम से हम जानते हैं, हम वहां पे जाते हैं, वहां पुरी में दर्शन करने जाते हैं भगवान को। वहीं पे वही जो उड़ीसा है उसे पहले जो विषिरा में 600 विषिरा में उसे क्या बोलते थे? कलिंग। उसे क्या बोलते थे? कलिंग। जब अशोक का पीरियड था, तो अशोक का पीरियड कब था? महाजनपद ईरा में। कलिंग कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा जानते हैं जिसे वह कलिंग था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। हो रहा है कि उसने युद्ध युद्ध तो लड़ा कलिंग से, लेकिन उसमें बहुत ही अधिक खून खराबा हुआ, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि अब मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अशोक ने खुद अपने अभिलेखों में इसे लिखवाए कि कलिंग युद्ध में उसे कितनी उसने उसे कलिंग युद्ध में क्या हुआ था। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही: राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। राजा बनने के पश्चात अशोक ने क्या किया? 8 सालों बाद कलिंग को विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। सोचिए कि उस समय उस राज्य में कितने लोग रहे होंगे, जो लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। राजा अशोक कह रहा है कि मुझे इससे बहुत ही दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। बोल रहा है कि कोई भी देश को जब मैं जीतता हूँ, किसी भी किसी भी दूसरे देश पर चढ़ाई करता हूँ, आक्रमण करता हूँ, और जब उसे जीतता हूँ तो वहां पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत सभी वर्ण के लोग होते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। बोल रहा है कि जो लोग जो अपने सगे संबंधियों, अब जब युद्ध होता है तो युद्ध सगे संबंधियों को देखता नहीं है। युद्ध में बस हार या जीत होती है, तो हारने वाले पक्ष के को बहुत ही अधिक क्षति पहुंचती है और जीतने वाले पक्ष को भी क्षति पहुंचती है। तो बोल रहा है कि उसमें जिसकी गलती रहती है और जिसके नहीं रहती है वो सब मारे जाते हैं। जो युद्ध प्रिय होते हैं, जो युद्ध प्रिय नहीं होते हैं, वो सबको सब मारे जाते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों की शिक्षा देने का निश्चय किया है। बोल रहा है अशोक कि अब मैं पश्चाताप करूंगा। मैंने बहुत ही ज्यादा खून खराबा कर लिया। अब मैं पश्चाताप करूंगा और अब मैं धर्म का पालन करूंगा। धर्म मतलब होता है उस समय बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म को धम्म बोला जाता था। बौद्ध धर्म को क्या बोला जाता था? धम्म। यानी कि उसने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। धर्म पालन करने तथा दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। अशोक कह रहा है कि मैं धर्म के माध्यम से लोगों के दिलों पे राज करूंगा, ना कि अब युद्ध के माध्यम से। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप के लिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ। मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। बोल रहा है कि ये जो अशोक है वह अपने बेटे और अपने पोते को भी कह रहा है कि मेरे बाद तुम लोग भी युद्ध मत करना। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धन को
कैसे बढ़ाया जाए। बोल रहा है कि युद्ध करने से अच्छा है कि आप ये देखो कि धर्म को जो बौद्ध धर्म है उसे किस प्रकार बढ़ाया जाए। धर्म संस्कृत में धर्म का प्राकृतिक रूप है। अब मैंने कहा था कि धर्म जो होता है वो संस्कृत में क्या है, धर्म का प्राकृतिक रूप है। तो इसके बाद हम देखेंगे अशोक का धर्म क्या था। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यहाँ देखिए, ये जो है ये जो पत्थर की मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। बोल रहा है यह जो यह जो चित्र है यह मौर्यकालीन स्तंभ का चित्र है, स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। अब उस समय जब जो मौर्य काल के दौरान उस समय इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर इस मूर्ति बनाई जा रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय की जो उस समय के लोग थे वो कितने ही विकसित थे। तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अशोक का धर्म। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और आप सबको पता होना चाहिए कि आप कोशिश करोगे तो आप पढ़ना सीख जाओगे। हर कोई जब तक कोशिश नहीं करता है उससे सीखने के वह स्टेप से दूर रहता है। जैसे ही वह प्रारंभ करता है पढ़ना, या फिर उसमें जो लालसा होती है कि मैं ये सीखूं, मैं ये जानूं, तो वह सीख जाता है। कोशिश करते रहिए, आप विजय जरूर होइएगा। धन्यवाद।